नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और आप इस बुलेटिन में देखेंगे वो बड़ी खबरें। तो देखिए, इस बुलेटिन में आपको बड़ी खबरें जो दिखाने वाले हैं और उसके मायने समझाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं उन 4 बड़ी खबरों की ओर जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया अलायंस का काम तमाम, एनडीए की राम राम, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा क्यों हो रही है, इसको भी आगे आपको बताएंगे। और इसके बाद पीएफआई के लिए कैसे फंडिंग होती है, क्या नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, ये आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद पीएमसीएच हॉस्टल से मिले 10 लाख रुपए का राज क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बिहार यूपी के लोगों के लिए दिए गए केजरीवाल के बयान की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी की शिकायत की है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, कहा है कि यूपी और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान पर अब सियासत हो रही है। केजरीवाल के इस बयान पर संजय झा ने हमला बोला है। संजय झा ने पूछा है कि यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर संजय झा ने पोस्ट करके केजरीवाल से पूछा है कि आखिर बिहार यूपी के लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है। असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए, 15 दिन में कहां से आ गए। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। देखिए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर संजय झा ने पोस्ट किया और पूछा कि बिहार यूपी के लोगों से आपको इतनी नफरत क्यों है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, देश की राजधानी है और सभी देशवासियों की है। बिहार और यूपी के लोगों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर दिल्ली ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुकाम हासिल किया है। आपने जो खुद के लिए शीश महल बनवाए हैं, उसमें दिल्ली में रहने वाले बिहार यूपी के लोगों के टैक्स के पैसे भी लगे हैं। आपके द्वारा बिहार यूपी के लोगों का बार बार अपमान बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल नहीं है। आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो अब आप समझिए कि बिहार के लोगों को केजरीवाल ने क्या कहा है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। केजरीवाल राजनीतिक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। फरवरी में ही 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, केजरीवाल जो है माहौल बना रहे हैं। केजरीवाल हमेशा से आरोप की राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का यह आरोप है कि 15 दिन में 13,000 लोगों के वोटिंग आईडी कार्ड आखिर बनाने के एप्लीकेशन आ गए हैं। अब केजरीवाल का यह कहना है कि ये लोग बिहार और यूपी के हैं, जिनके नाम पर फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे हैं। और केजरीवाल पहले भी देखिए बिहार के लोगों के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। कोरोना के समय में भी बिहार के लोगों को दिल्ली से बाहर जाने की बात इन्होंने कही थी, इन पर आरोप लगा था। और अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल जो है बिहार और यूपी विरोधी हैं। केजरीवाल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है। बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही है। तो ये पूरा मामला आप समझ सकते हैं किस तरीके से चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। ऐसे में चुनावी माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बनाए इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किनारा किया, तो तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। जवाब में कांग्रेस के नेता भी ये कहने लगे कि हमें हल्के में ना लें। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरीके से ढहती हुई दिख रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों ने एक महामोर्चा बनाया था, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था। लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही खंड खंड होता दिखा। गठबंधन में ना समन्वय था, ना सभी दल किसी एक एजेंडे और एक नीति पर सहमत थे। और चुनावी नतीजों के बाद एक एक कर क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से पिन छुड़ाना शुरू कर दिया।
पहले ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव ने गठबंधन से किनारा किया और अब तो तेजस्वी यादव ने ये कहकर खेल ही खत्म कर दिया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग न करे, जिस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार किया है और इशारों में तेजस्वी यादव को 2-2 कह दिया है कि कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे भी ज्यादा हल्के में उसे लेगी। लेने का मतलब नहीं कोई हमको हल्का मिलेगा तो हम उसको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लेने का मतलब नहीं कोई हमको हल्का मिलेगा तो हम उसको ज्यादा हल्का मिलेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी ने जिस ढंग से कांग्रेस को आंख दिखाया है और रही सही कसर पूरी कर दी, तेजस्वी यादव ने ये कहकर कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर मान लिया जाए कि एक था इंडी गठबंधन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंडी अलायंस की खटपट को समझने के लिए ये जरूरी है पहले ये जाना जाए कि इंडी अलायंस बना कैसे और कैसे इसकी कवायद शुरू हुई। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही शुरू की और उसके तहत विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई, जिसमें नया गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। हालांकि तब ये बात भी सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार इस नाम के पक्ष में नहीं थे। अब इस गठबंधन को बनाने का मेन मकसद क्या था, उसको जानते हैं। देखिए, पीएम मोदी को रोकना इसका दरअसल मेन मकसद था और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना इसका मोटिव था इस गठबंधन का। हालांकि शुरू से ही नेताओं के बीच में मतभेद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को पहले ही समझ लिया और सबसे पहले गठबंधन को छोड़कर अलग हो गए। अब इसके बाद भी देखिए, इंडी अलायंस के सहयोगी दलों के बीच में खटपट की खबरें आती रहीं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगियों के लिए सीट नहीं छोड़ी, तो कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े। लेकिन मतभेद की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेता कौन होगा, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन बिना किसी चेहरे के 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे का ही ये गठबंधन जो है चुनाव में लड़ा। लेकिन देखिए, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावे कोई मंजूर नहीं, ममता बनर्जी नेतृत्व संभालने की इच्छा जता ही चुकी है। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा जगजाहिर है। तो देखिए, वहीं लोकसभा चुनाव में ही इंडी अलायंस को मिली हार के बाद में ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। तो ममता बनर्जी ने जैसे ही गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में खड़े होकर बयान भी दिया। अब देखिए, असली लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ गई है। पंजाब की तरह ही दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता नहीं बन पाया और चुनाव में दोनों ही दल आमने सामने हैं। देखिए, दिल्ली की लड़ाई में ज्यादा सहयोगी कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। तो किसी ने खुलकर किया है तो किसी ने इशारों ही इशारों में समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही था। अब कांग्रेस के नेता असहज हो गए हैं और एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। यानी कि स्थिति अब कुछ ऐसी दिख रही है कि इंडी अलायंस का काम तमाम हो चुका है और एनडीए राम राम कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और बिहार में देखिए, खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। खरमास के बाद निश्चित रूप से इस पर चर्चा चलेगी। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि खरमास बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी तो कैबिनेट विस्तार भी फाइनल होगा।
मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और खरमास के बाद निश्चित रूप से इस पर चर्चा चलेगी, तो इसीलिए लोग अंदाज लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये तो विस्तार होना ही है और खरमास के बाद इस पर चर्चा भी चलेगी। दरअसल विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 30 मंत्री ही हैं और कई मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है। ऐसे में चर्चा है कि खरमास बाद यानी 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विधायकों की संख्या बल के आधार पर इन 6 में से 4 मंत्री बीजेपी कोटे के हो सकते हैं। फिलहाल नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज होते ही इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको किसको मौका मिलेगा, किसके विभाग बदले जाएंगे और क्या किसी मंत्री को रिप्लेस भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर अभी नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा क्यों होने लगी। तो आइए उसे समझते हैं। देखिए, दरअसल मंत्रियों की संख्या विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर तय होती है और बिहार में फिलहाल 30 मंत्री हैं, जबकि 243 विधायकों वाले बिहार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। मतलब कि कैबिनेट में अभी 6 लोगों के लिए जगह खाली है। और यही नहीं, बिहार के 10 मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग भी हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के पास 5 विभाग हैं, दोनों डिप्टी सीएम के पास एक से ज्यादा विभाग हैं। मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग होने की वजह से काम का बोझ भी ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल उठेगा कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे। तो उसको समझने के लिए देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए के दलों की दलगत स्थिति को अगर समझें तो फिलहाल बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं और हम के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। तो देखिए, दलों के अनुसार मंत्रियों की संख्या पर अगर नजर डालें तो ये पता चलता है कि फिलहाल बीजेपी के 15 मंत्री हैं, जेडीयू के 13 मंत्री हैं और हम का 1 मंत्री है और एक अन्य को मंत्री पद मिला है। अब देखिए, चूंकि गठबंधन में किस पार्टी के कितने विधायक हैं उसके आधार पर उसको मंत्री पद मिलता है। तो ऐसे में ये खबर समझिए कि बीजेपी के 78 विधायक हैं और बीजेपी से 15 मंत्री हैं, जबकि जेडीयू के 45 विधायक हैं और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। तो ऐसे में संख्या के हिसाब से बीजेपी कोटे की ज्यादा सीटें खाली हैं और ऐसे में अगर 6 मंत्री बनाए जाते हैं तो संभव है कि इसमें से बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, किसको मंत्री का पद मिल सकता है ये भी अब दिमाग में चल रहा होगा। तो खबर समझिए कि चूंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में खास तरह से क्षेत्रों और सामाजिक समीकरण का ख्याल भी रखा जा सकता है। मतलब ये कि जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं है उनको मौका मिल सकता है, या फिर जिस क्षेत्र से कम मंत्री हैं उस क्षेत्र से आने वाले नेता जो हैं मंत्री बन सकते हैं। तो ये पूरा समीकरण भी ध्यान में रखा जाएगा अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मोहम्मद सज्जाद आलम को पुलिस एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में एनआईए की, आपको बता दें कि ये 18वीं गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा की गई है। सज्जाद आलम दुबई से भारत लौटा था और सज्जाद आलम की गिरफ्तारी आखिर इतनी अहम क्यों हो जाती है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब फुलवारी शरीफ के पीएफआई टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। इस टेरर मॉड्यूल का प्लान जानकर हर कोई सन्न रह गया था। ये मॉड्यूल एक खास समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। इस मॉड्यूल का मकसद भारत में गजवाए हिंद की स्थापना थी। इस नेटवर्क का मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। अब इस पूरे मॉड्यूल के मास्टरमाइंड और पीएफआई मॉड्यूल को फंडिंग करने वाले मोहम्मद सज्जाद आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सज्जाद आलम दुबई से भारत लौटा था। एनआईए की टीम ने उसे विमान से उतरते ही दबोच लिया। चकिया के मोहम्मद शहजाद का कनेक्शन पीएफआई के आने के बाद जो है परिवार के लोग भी परेशान है। देखिए, यही उनका पैतृक घर है मोहम्मद शहजाद का, जो दुबई में रहते थे, काम करते थे, लेकिन दुबई से दिल्ली लौटने के दौरान दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हो गई। मोतिहारी के चकिया के मोहम्मद सज्जाद का पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद कुवा गांव में
दहशत का माहौल है। वहीं मोहम्मद सज्जाद के परिवार वाले बेटे को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। ये 5 का तो सदर्श है ही नहीं है वो, या कोई भी चीज में वो गलत चीज में हम अपने टाइट रहते थे कि ये गलत काम मत पढ़ना, हम हराम का रोटी नहीं खाते हैं, हलाल का खाते हैं। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि सज्जाद बिहार में पीएफआई सदस्यों को अवैध धन पहुंचाता था। अवैध फंडिंग का काम सिंडिकेट के जरिए होता था। यूएई, कर्नाटक और केरल में ये सिंडिकेट चलाया जाता था। इस धन का इस्तेमाल पीएफआई की गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए होता था। सज्जाद की गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच में अहम कदम है। एनआईए बिहार और देश के दूसरे हिस्से में पीएफआई की साजिश और वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है। जुलाई 2022 में दर्ज किए गए केस में खुलासा हुआ है कि पीएफआई के सदस्यों ने आतंक का माहौल कायम करने के लिए धार्मिक दुश्मनी भड़काने की साजिश रची। इनका मकसद शांति को भंग करना था, भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना था, इस्लामी शासन की स्थापना करना मकसद था, पीएफआई के वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाना था। पीएफआई ने इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया दस्तावेज के आधार पर इस्लामिक शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। इस खुलासे के बाद पीएफआई को देश भर में बैन कर दिया गया। एनआईए ने अब तक की जांच में 17 आरोपियों को अरेस्ट कर चार्जशीट दाखिल किया है। मोहम्मद सज्जाद आलम की गिरफ्तारी 18वीं है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखिए पीएफआई के टेरर फंडिंग के नेटवर्क को आपको समझाएं, उसके पहले पीएफआई को समझते हैं। देखिए पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस संगठन पर आतंकी संगठनों से संबंध का आरोप है, जिसको देखते हुए पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब यह समझिए कि पीएफआई का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला था। बता दें आपको कि पीएफआई का नेटवर्क 15 राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें बिहार भी शामिल है। अब देखिए बिहार में जो पीएफआई का मॉड्यूल जो काम कर रहा था, उसे फुलवारी शरीफ मॉड्यूल कहा जाता है। इसका खुलासा 2022 में छापेमारी के दौरान हुआ। अब देखिए छापेमारी में जो कागजात मिले, उससे यह पता चला कि पीएफआई का प्लान भारत को गजवाए हिंद बनाने का था, यानी कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। अब यह समझिए कि पीएफआई की फंडिंग आखिर कैसे होती है। आपको बता दें कि सिंगापुर और खाड़ी देशों में इसका नेटवर्क था, जहां पर कम से कम 13,000 सदस्य हैं, यानी कि पीएफआई के अंदर 13,000 मेंबर काम करते हैं। सिंगापुर और खाड़ी देशों में बेनामी चंदा के रूप में पैसा मिलता था और इस पैसे को जुटाकर हवाला के जरिए भारत भेजा जाता था, जो भारत में ट्रस्ट और संस्थाओं के 29 खातों में जमा होते थे। अब समझिए कि मोहम्मद सज्जाद आलम आखिर गिरफ्तार क्यों हुआ। देखिए दुबई में रहता था ये और पीएफआई को फंडिंग किया करता था और दुबई से लौटते ही इसकी गिरफ्तारी हो गई। बता दें आपको कि फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से कनेक्शन इसका सामने आया था, फंडिंग करने का भी आरोप लगा था इस पर, और छापेमारी के दौरान इसके बारे में दरअसल जानकारी मिली थी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से नेटवर्क काम करता है और इसकी फंडिंग किस तरीके से होती है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।